दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये जानकारी आपको सही से कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जॉइंट बैंक अकाउंट की टैक्सेबिलिटी को लेकर है। अगर आप एक इंडिविजुअल है जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में जो भी जॉइंट बैंक अकाउंट आप खुलवा रहे हैं तो इनकम टैक्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट होगा, किस पर टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्या प्राइमरी होल्डर है क्या उसी को ही टैक्स लायबिलिटी आएगी या दोनों पर टैक्स लायबिलिटी आएगी जो आपका जॉइंट होल्डर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ये होगा कि क्या है जॉइंट बैंक अकाउंट, इसके टाइप्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसकी आरबीआई की क्या गाइडलाइंस दी गई है। सेकंड जो टॉपिक है वो होगा इंटरेस्ट जो भी आपको दिया जा रहा है सेविंग जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। और जो थर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कैश डिपॉजिट अगर आप कर देते हैं चाहे वो फर्स्ट होल्डर करता है या सेकंड होल्डर करता है तो कैश डिपॉजिट अगर आप कर देते तो उस केस में टैक्सेबिलिटी किस पर आती है, जो कैश डिपॉजिट है वो किसका माना जाएगा जो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई अदर ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी अगर आपकी इनकम है तो सैलरी अगर उस जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर आती है या फिर अगर रेंटल इनकम आती है, अगर कोई ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक की शेयर मार्केट की इनकम आ रही है, बिजनेस इनकम आ रही है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी किस पर आएगी। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में जॉइंटली अकाउंट ओपन करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के अंदर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। और सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख की छूट मिलती है तो जॉइंट अकाउंट के केस के अंदर वो 1.5 लाख की छूट किसे दी जाएगी। अगर आप होम लोन लेते हैं जॉइंटली तो क्या क्या एग्जम्पशन आपको अलाउड किया जाता है, दोनों को अलाउड किया जाएगा या सिंगल को अलाउड किया जाएगा। और लास्ट में हमारा जो है इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम फाइल करते हैं तो क्या डिस्क्लोजर हमें देना पड़ता है जॉइंट बैंक अकाउंट को लेकर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज होती है जॉइंट अकाउंट को लेकर, वो सभी क्वेरी जो है हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। कई बार हमारा जो वीडियो है वो आप शेयर नहीं करते तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और इस नॉलेज को शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में। क्या है जॉइंट बैंक अकाउंट, इसके क्या टाइप्स, इसके क्या बेनिफिट, इसके क्या फीचर्स है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि जॉइंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो जॉइंट अकाउंट कोई भी 2 पर्सन या उससे ज्यादा मिलकर जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक सिंगल पर्सन जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि मैक्सिमम आप 4 लोग मिलकर जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी 2 जन मिलकर, 3 जन मिलकर या 4 जन मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जॉइंटली जो अकाउंट आप खुलवाएंगे वो किसके साथ खुलवा सकते हैं, तो कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो गया जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड के साथ भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या इंडिविजुअली आप खुलवाना चाहते हैं किसी भी पर्सन के साथ तो आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस जॉइंट अकाउंट को खुलवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर की। आपको जॉइंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। कई बैंक का अलग अलग रूल्स होते हैं, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, तो इस हिसाब से जॉइंट बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस भी जो है वो आपको मेंटेन करके चलना होगा। आइए जानते हैं इसके क्या है बेनिफिट अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो मिनिमम बैलेंस को लेकर, अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो आप खुद का, अपने स्पाउस का, दोनों केस के अंदर अगर आपको 10-10 हजार का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो सिर्फ 10,000 में ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा जो भी बैंक आप खुलवाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप सिग्नेचर की बात करें, मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो आप सिंगल जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं या जॉइंटली आप 2 से 3 जन मिलकर या सभी जॉइंट होल्डर मिलकर सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर आइदर और सर्वाइवर या फिर फॉर्मर और सर्वाइवर। इस तरह से मोड ऑफ ऑपरेशन दिए जिसकी वजह से आप अकाउंट को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड सभी जॉइंट होल्डर को अलग अलग दिया जाता है। जो चेकबुक है वो सिर्फ सिंगल दी जाती है जिसके अंदर सभी जॉइंट अकाउंट के नाम आ जाते हैं। और जॉइंट अकाउंट होल्डर जो है जिसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट जो है नंबर दिया जाता है और जिसके अंदर ओनर जो है वो 2 से 3 से 4
हो सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट रिलेटेड ये सभी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब अपने सेकंड पॉइंट पे, यानी टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर आप सेविंग जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो जो ब्याज आपको मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी किस पर आएगी, प्राइमरी होल्डर पर आएगी या सेकेंडरी होल्डर पर आएगी, आइए जानते हैं। तो अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, एग्जांपल के तौर पर हस्बैंड और वाइफ ने खुलवाया है, तो उस केस में जो भी हस्बैंड है, ज्यादातर जो प्राइमरी होल्डर होता है यानी जो हस्बैंड होता है, उसकी सारा कंट्रीब्यूशन या उसका सारा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी उस अकाउंट के अंदर यानी जो ब्याज आएगा वो उसी की टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी, उसी के इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और दोस्तों इसके अंदर आप 80TTA का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80TTB का भी बेनिफिट ले सकते हैं। 80TTA के अंदर आप 10,000 तक की छूट ले सकते हैं जो भी इंडिविजुअल है। सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको ब्याज मिलता है तो 10,000 तक आपको एग्जम्पशन डिडक्शन दिया जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक का डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी होल्डर हैं, आपके रिलेटेड सारा इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी ब्याज होगा उस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में वो आपका माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों ने ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस जॉइंट बैंक अकाउंट में, हस्बैंड ने भी 5 लाख रुपए किए और वाइफ ने भी अगर 5 लाख किए, तो उस केस में जो भी ब्याज आपको मिलेगा 3 से 4%, जो भी 40,000 का ब्याज मिलता है, तो दोनों ही नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। जो भी प्रोपोर्शनेट में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, इक्वली किया है, तो आप इक्वली कर सकते हैं। तो आप 20-20 हजार रुपए दोनों केस के अंदर डिवाइड इक्वली कर सकते हो। दोनों ही 10-10 हजार का 80TTA के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी 20,000 में से हस्बैंड जो है 10,000 का 80TTA का बेनिफिट लेकर 10,000 पर जो अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो टैक्स भरेंगे, और जो वाइफ है वो भी 20,000 में से 10,000 का 80TTA के अंदर जो बेनिफिट लेने के बाद जो 10,000 की जो लायबिलिटी आएगी उस पर जो है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है टैक्स दिया जाएगा सरकार को। तो ये तो हो गया इस केस में कि अगर दोनों ही ने कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को प्राइमरी होल्डर बना देते हैं और खुद सेकेंडरी होल्डर बन जाते हैं। तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट उसमें डाला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, अगर वो हस्बैंड रिलेटेड है तो प्राइमरी होल्डर नहीं बल्कि हस्बैंड के अंदर ही उसका जो ब्याज आएगा सेविंग बैंक अकाउंट का वो यहां पर टैक्सेबिलिटी होगी। तो यानी इस केस में प्राइमरी होल्डर नहीं बल्कि सेकेंडरी होल्डर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जिसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसने भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, अगर ज्यादा किया है तो प्रोपोर्शनेटली आपको उसके हिसाब से करना है, और अगर पूरा का पूरा जो है वो फर्स्ट या सेकंड होल्डर पर है तो उसी के बेस पर आपको जो ब्याज टैक्स कंप्यूट करना है उसकी टैक्स लायबिलिटी मानकर। कई बार जो बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। अगर आपका नॉन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 से ज्यादा का अगर आपका ब्याज आ रहा है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा का अगर आपका ब्याज है। अगर आप फॉर्म 15GH जमा नहीं करते तो बैंक आपका टीडीएस कब डिडक्ट करती है, किन पे डिडक्ट करती है, तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में जो भी प्राइमरी होल्डर है जिनका पैन अवेलेबल दिया था तो उनके केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, और ये टीडीएस जो है वो प्राइमरी होल्डर जो होता है उसके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है और एआईएस के अंदर सिर्फ हस्बैंड के अंदर ही वो ब्याज के टीडीएस दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसे हम बाइफरगेट करेंगे, कैसे वाइफ को भी उसका बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों आपको फीडबैक देना है। फीडबैक के साथ आप जो है कह सकते हैं कि जो 50% जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो उसके अदर जॉइंट होल्डर का है। तो ये आप फीडबैक देने के बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दोनों ही केस के अंदर, दोनों ही के अंदर आप टीडीएस क्लेम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर आप जॉइंट अकाउंट करते हैं तो उस केस में जो इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी आती है वो उसी होल्डर पर आती है जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उस अकाउंट के अंदर, तो उस पर जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। अगर दोनों का है तो दोनों पे इक्वली आप प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट होल्डर का है तो उस केस में फर्स्ट होल्डर पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हस्बैंड है वो मेन है लेकिन वो सेकंड होल्डर बन जाता है और वाइफ को जो है फर्स्ट होल्डर बना देता है, तो उस केस में वाइफ पर नहीं बल्कि हस्बैंड की लायबिलिटी वो इंटरेस्ट माना जाएगा। और अगर वो इंटरेस्ट जो फिर से री इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आप वाइफ के अंदर यानी फर्स्ट प्राइमरी होल्डर है उसमें आप शो कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। कैश अगर डिपॉजिट कर दिया गया जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, किसकी ये इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्या फर्स्ट होल्डर के या सेकंड होल्डर के। तो इस पे बहुत सारे केसेस किए गए हैं, 3 केस लो हम इसके अंदर आपको बताएंगे कैश डिपॉजिट रिलेटेड। तो अगर जॉइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं जिसके अंदर नॉर्मली 2 जन अगर मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर और सेकेंडरी अकाउंट
अकाउंट होल्डर होता है, तो जो भी कैश डिपॉजिट किया जाता है इन दो के रिलेटेड होगा, या तो प्राइमरी होल्डर ने किया होगा या फिर जॉइंट सेकंड होल्डर जो है उन्होंने कैश डिपॉजिट करवाया। लेकिन एओ द्वारा जब असेसमेंट किया जाता है, नोटिस भेजी जाती है, सिर्फ प्राइमरी होल्डर को ही जो है वो कैश डिपॉजिट जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से उनकी अनएक्सप्लेन मनी या इनकम मानकर सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया जाता है। एओ जो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि जो कैश डिपॉजिट किया गया है वो सेकंड होल्डर का भी हो सकता है। एक केस मैं आपको बताऊंगा, हस्बैंड और वाइफ का ये केस है जिसके अंदर एओ ने ये माना ही नहीं जो कैश डिपॉजिट किया है वो वाइफ का हो सकता है, यानी जो सेकंड एप्लीकेंट है उसका हो सकता है। उन्होंने एडिशन कर दिया हस्बैंड के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जब ये आईटीएटी के अंदर ये डिसीजन जब गया तो क्या फाइनल डिसीजन आया, आइए जानते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अकाउंट होल्डर है, जॉइंट होल्डर है। हस्बैंड जो है वो फर्स्ट होल्डर है, वाइफ जो है वो सेकंड होल्डर है। लेकिन जो 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिया गया जिसके लिए एओ ने नोटिस भेजी और एडिशन जो है वो प्राइमरी होल्डर पर कर दिया गया, यानी 1 लाख रुपए हस्बैंड के अंदर 1 लाख रुपए एडिशन कर दिए गए। एओ एसएससी जो है उसने एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो 1 लाख रुपया है वो उसके रिलेटेड नहीं है बल्कि उसके वाइफ के रिलेटेड है, क्योंकि उसके वाइफ की एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर उसने सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन भी लेकर रखा हुआ है। ये सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन जो था वो एज ए प्रूफ अटैच किया गया था एओ को। इसके अलावा रेंटल इनकम भी थी, बैंक इंटरेस्ट भी था। तो ये सभी इनकम जो थी वो कैश जो डिपॉजिट किया गया था वो हस्बैंड के रिलेटेड नहीं था, वाइफ के रिलेटेड था। लेकिन एओ मानने के लिए तैयार नहीं था। जब अपील कमिश्नर के अंदर गई तो अपील ने भी कमिश्नर अपील के अंदर भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया और फाइनली आईटीएटी के अंदर जब ये डिसीजन दिया गया तो आईटीएटी ने डिसीजन दिया कि जो भी इनकम थी वो रिलेटेड है वाइफ के, ना कि हस्बैंड के, यानी सेकंड होल्डर के, ना कि प्राइमरी होल्डर के। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि कैश डिपॉजिट हम कर देते हैं लेकिन उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं होगा और अगर आप एक प्राइमरी होल्डर हुए तो उस केस में एओ जो है वो आपका इनकम मान लेगा और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको नहीं दिखाया तो उसको अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन इनकम मान के सेक्शन 68 के तहत आपको एडिशन कर दिया जाएगा। अब मैं आपको सेकंड केस लो बताता हूं, वो भी कैश डिपॉजिट रिलेटेड है। तो कैश डिपॉजिट किया गया है जॉइंट अकाउंट के अंदर। ये जो जॉइंट अकाउंट था वो एक एसएससी का था जो सेकंड होल्डर थे और जो फर्स्ट होल्डर थे वो उसका अकाउंटेंट यानी एक प्रोफेशनल था। तो एओ ने ये पाया कि इस केस के अंदर प्राइमरी होल्डर नहीं बल्कि सेकंड होल्डर पर एडिशन किया गया। एओ ने ये कहा कि कोई भी रिलेटिव जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स खुलवा सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल, एक अकाउंटेंट और एक क्लाइंट कैसे जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और जिसके अंदर जो कैश डिपॉजिट किया गया है, क्यों कोई अकाउंटेंट अपनी प्राइवेट इनकम दिखाने की कोशिश करेगा अपने ही क्लाइंट को? ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से एडिशन किया गया। आईटीएटी के अंदर भी ये जो है कंफर्म किया गया कि जो एडिशन है वो जो भी कैश डिपॉजिट किया है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया गया था, तो जो सेकंड एप्लीकेंट था, जो क्लाइंट था, उसका एडिशन कर दिया गया था। तो ये भी कैश डिपॉजिट का ही केस था। एक और कैश डिपॉजिट का केस था जिसके अंदर 2 जॉइंट अकाउंट होल्डर थे और उस जॉइंट अकाउंट के अंदर जो है कैश डिपॉजिट किया गया था वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर किया गया था। तो एसएससी का ये कहना था, जो सेकंड जॉइंट अकाउंट होल्डर का ये कहना था कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड जिसका जो पैसा आया है 1 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो उसके रिलेटेड नहीं है, वो उसके जो प्राइमरी होल्डर है उसके रिलेटेड है और जो प्राइमरी होल्डर है वो एक को-ओनर है उस प्रॉपर्टी के अंदर। एंड जो भी एडिशन जो सेकंड एप्लीकेंट के अंदर किया गया आईटीएटी ने उसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट जो था, जो सेल डीड थी जिसके अंदर साफ साफ जो नाम था वो प्राइमरी होल्डर का, एक को-ओनर का निकल के आता था, जिसकी वजह से कैश डिपॉजिट किया गया। क्योंकि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी जो एग्जेम्प्टेड थी, तो ना ही ये इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फर्स्ट होल्डर के अंदर जो दिखाई देगी क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। तो इस केस में भी जो है आईटीएटी ने जो है वो फेवर किया था सेकंड एप्लीकेंट का। तो दोस्तों नॉर्मली अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेकंड को एप्लीकेंट को भी जो है नोटिस भेज सकते हैं, असेसमेंट उनका भी कर सकते हैं। अगर प्राइमरी होल्डर जो है वो फेल हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता या रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उस केस में जो जॉइंट अकाउंट होल्डर का जो सेकंड एप्लीकेंट है उसको भी नोटिस भेजी जा सकती है, उस पे भी जो है असेसमेंट किया जा सकता है इनकम टैक्स द्वारा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप जॉइंट होल्डर है तो आप पर भी लायबिलिटी आ सकती है। तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा।
रखिएगा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो फर्स्ट होल्डर पर आ सकती है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी कैश डिपॉजिट किया अगर आप उसका सोर्स बता देते हैं तो उस केस में आप उससे बच सकते हैं। जनरली आप जो है ज्वाइंट अकाउंट ना खुलवा के सेपरेट अकाउंट खुलवाए और उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में यहां पर आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है, टैक्स इंप्लीकेशन फर्स्ट प्राइमरी होल्डर पर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ज्वाइंट अकाउंट के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह ध्यान रखना कि आपके पास उसके पास प्रॉपर जो है सोर्स होना चाहिए, पूरे प्रूफ होने चाहिए, यह प्रूफ कर सके जो भी कैश डिपॉजिट किया गया वो प्राइमरी होल्डर नहीं यानी खुद पर नहीं बल्कि अपने जो को एप्लीकेंट है उसके रिलेटेड है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ के आपको एडिशन कर सकता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो फोर्थ पॉइंट है, जिसके अंदर अगर आप जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं और उस जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है या फिर बिजनेस इनकम आती है या शेयर के रिलेटेड इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है या इसके अलावा कोई अदर इनकम आती है, तो उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन है वो उन पर टैक्स लायबिलिटी किस पर आएगी, प्राइमरी होल्डर पर या फिर सेकेंडरी होल्डर पर। आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है चाहे हस्बैंड की हो या वाइफ की हो, रेंटल इनकम है, तो उस केस में आप सेपरेट अकाउंट ही रखिए। कभी भी ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी इनकम बिजनेस इनकम ना रखें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप सेपरेट अकाउंट रखेंगे जिसके अंदर हस्बैंड की सैलरी हस्बैंड में आएगी, वाइफ की सैलरी वाइफ के अंदर आएगी, अगर आपकी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे है तो रेंटल इनकम उनमें आएगी, और अगर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है तो रेंटल इनकम वाइफ के अंदर आएगी, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बैंक अकाउंट से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट कर देते हैं और उसके अंदर आप सभी इनकम जो वो मर्ज कर देते हैं तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्राइमरी होल्डर रिलेटेड ही माने जाते हैं, और अगर आपने अपनी इनकम में वो सब ट्रांजैक्शन नहीं दिखाए हैं तो उस केस में आप पर नोटिस आ सकती है, आपका असेसमेंट किया जा सकता है, एओ जो है वो आपका एडिशन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट अगर आप करते हो सभी दोनों हस्बैंड वाइफ की सैलरी इनकम आ रही है या फिर शेयर से रिलेटेड इनकम आ रही है, बिजनेस रिलेटेड इनकम आ रही है, बिजनेस आपकी वाइफ का है लेकिन आपके ज्वाइंट अकाउंट में आ रहा है, तो उस केस में प्राइमरी होल्डर जो वो लायबल हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में जो प्राइमरी होल्डर है उन्हें ही यहां पर टैक्सेबिलिटी देखी जाती है। लेकिन ज्यादातर जो आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट अगर रखते हैं तो उस केस में आपको इश्यू आ सकता है, आपको बैंक अकाउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके बाद आप बाइफरगेट कर देते हैं कौन से ट्रांजैक्शन आपके रिलेटेड है, कौन से ट्रांजैक्शन आपकी वाइफ के रिलेटेड है। ये अगर बाइफरगेशन आपने कर दिया, दोनों केस के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको आ सकती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया तो उस केस में ज्वाइंट अकाउंट अगर आप होल्ड करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन उसमें आते हैं, तो उस केस में जो है आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर नोटिस आती है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट आप शो कर सकते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट के साथ, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर एक्सेस लायबिलिटी एक्सेस एडिशन ना कर दे। दोस्तों आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो ज्यादातर जो सभी सेविंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट ज्वाइंटली कर दिया है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, एनएससी हो गई या पोस्ट ऑफिस की कोई अन्य स्कीम के अंदर जॉइंटली अकाउंट खुलवाकर जो प्राइमरी होल्डर है अगर आप अपनी मदर को रख देते हैं और इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, क्या जो इनकम जनरेट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से क्या वो मदर के इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करी जाएगी, या फिर जो सेकेंड एप्लीकेंट यानी कि आप अगर सेकेंड एप्लीकेंट है तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी। आइए जानते हैं। तो अगर आपने मदर के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दी, मदर की कोई भी इनकम नहीं है, मदर एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन आपने 5 से 10 लाख रुपए जो उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दी, जिसके अंदर प्राइमरी होल्डर आपने अपनी मदर को रखा है और सेकेंडरी होल्डर जो सेकंड होल्डर है वो आप खुद हैं। तो उस केस में मदर एक सीनियर सिटीजन है तो बैंक भी 50,000 से ज्यादा अगर टीडीएस जो इंटरेस्ट ब्याज देगी तभी वो टीडीएस डिडक्ट करेगी, उसके अलावा 50,000 से कम है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है, और जो भी ब्याज है वो सरकार को दिया जाता है, जो आप टीडीएस के रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भर के टीडीएस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। तो मदर के नाम से जो भी
फिक्स डिपॉजिट करवाई है, जो भी इनकम जनरेट हुई है, उसको अगर आप क्लेम कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, उनके मदर के इनकम के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो उस केस में समझ लीजिए 2 से 3 लाख का अगर जो भी ब्याज मिला है और उनकी जो स्लैब है वो 3 से 5 लाख की आती है, 3 लाख आती है, 5 लाख आती है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए आती है, और 80 साल से ज्यादा की एज है तो 5 लाख निकल के आती है, तो उस केस में जो भी ब्याज पूरा का पूरा कोई अदर इनकम नहीं है तो पूरा का पूरा जो है टैक्स सेविंग हो जाती है। तो क्या ये जो करना क्या एक टैक्स प्लानिंग है, क्या ये जो करना वो सही होगा, तरीका है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो डिपार्टमेंट की नजर में ये एक टैक्स इवेजन है। लेकिन अगर आप एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देते, जितने का इन्वेस्टमेंट, जितने का पैसा आपने अपनी मदर के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा है, उतने के नाम का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो उसकी गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उस केस में आप पर कोई भी लायबिलिटी या कोई भी कभी भी एडिशन नहीं होगा। जो पूरी की पूरी इनकम है वो मदर के इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखा सकते हैं, उसका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने टैक्स गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं करी तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है, आप पर एडिशन हो सकता है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली, एग्जाम्पल ले लिया मदर का। अगर आपने स्पाउस के केस में अगर ऐसा किया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, भले आप गिफ्ट डीड भी क्यों ना बनवाते हैं। तो स्पाउस के केस के अंदर करेंगे तो वो आपकी इनकम जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, जो भी उस इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हुई। दोस्तों अगर आपकी स्पाउस है जिसके अंदर आपने एफडी बनाई तो उसकी जो इनकम होगी, ब्याज की इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन अब उस ब्याज को फिर से अगर री इन्वेस्टमेंट किया तो उस केस में आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि स्पाउस की इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको शो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मदर के केस के अंदर आप गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके जो है टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन स्पाउस के केस में आप नहीं कर पाएंगे। आ जाते अपने 6th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट में हमने आपको बताया था, आप इन्वेस्टमेंट अगर जॉइंटली करते हैं फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीम के अंदर, तो दोस्तों इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 80C के अंदर आपको छूट मिल जाती है। अगर आप NSC के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट या करते हैं, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर या आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक की 80C का बेनिफिट मिलता है, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर HUF है। यह बेनिफिट इंडिविजुअल बेसिस पर मिलता है, यानी इंडिविजुअल को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरे साल में 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती है। लेकिन अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में डिडक्शन किसको अलाउ किया जाएगा, किस पर जो है 80C का जो है डिडक्शन अलाउ मिलेगा, यानी कौन छूट ले सकता है, जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया। और इस सर्कुलर में जो क्लैरिफाई किया है, जिसके अंदर 2 कंडीशन रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। पहली कंडीशन यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट NSC या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर है, यानी जो फर्स्ट होल्डर है अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में सेक्शन 80C का बेनिफिट वो ले सकता है 1.5 लाख रुपए तक का। और जो सेकंड कंडीशन ये है कि उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, उस इंटरेस्ट इनकम को आपको अपने टैक्सेबल में दिखाना होगा, टैक्सेबल इनकम में दिखाना होगा, जिससे आप फिर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 80C का, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है। पहली कंडीशन, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिस केस में आप फर्स्ट अगर होल्डर है तो, और अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपको मिला है उसका जो ब्याज अगर आता है तो उस ब्याज को भी आपको टैक्स लायबिलिटी में दिखाना है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो भी चार्जेबल होगी उसमें से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ना हो कि आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो और उसमें से आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका आप बेनिफिट ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रूफ है वो आपका 100% हो जाए तो उस केस में जब भी असेसमेंट हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट होल्डर है, उसका जो सिंगल बैंक अकाउंट है वहां से ट्रांजैक्शन करें और वहां से जो है जॉइंट अकाउंट में निवेश करवाए, ताकि आपको असेसमेंट के टाइम कभी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी NSC में जो भी आपको ब्याज मिलता है, अगर वो अगले साल आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में उसका भी आप 80C का बेनिफिट अगले साल ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आते हैं अपने 7th पॉइंट पे। तो अगर आप जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों अगर आप जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे, ध्यान रखिएगा जॉइंटली आपको परचेज करनी है। जो भी हस्बैंड वाइफ है अगर जॉइंटली करते हैं, जॉइंटली को ओनर है, अगर वाइफ भी को ओनर है तो उस केस में ही डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। अगर जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी है और
लोन जो है वो आपने जॉइंटली ले लिया है तो उस केस में डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ओनरशिप दोनों की होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कंडीशन जो होगी लोन की, यानी जो भी बोरोवर है वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आपकी ओनरशिप भी दोनों की होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ की, और जो लोन लिया हुआ है वो भी हस्बैंड वाइफ बोरोवर दोनों होने चाहिए। दोनों को ही ईएमआई पे करनी है, अदरवाइज आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। थर्ड जो कंडीशन है, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रायर खर्चा है तो उसको 5 साल के बाद, जब भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके 5 साल के बाद तक आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में खर्चा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उस दिन से, जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद से जो है आपका जो भी लोन जो होगा उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। अब क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो भी बता देते हैं। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की दोनों को ही छूट मिल जाएगी, यानी जो भी रिपेमेंट आपने किया है लोन के लिए उन दोनों का ही आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है, यानी 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगी हस्बैंड को, और वाइफ को भी 1.5 लाख की मिल जाएगी, टोटल 3 लाख रुपए की। और बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो 24B के अंदर आपको ब्याज की भी छूट मिल जाती है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिल जाती है, जो दोनों ही केस में मिल जाएगी, दोनों को ही मिल जाएगी। और अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में रेंटेड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ब्याज के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो लॉस सेट ऑफ है उसके लिए 2 लाख की लिमिट रखी गई है, तो 2-2 लाख की इस केस में भी दोनों को मिल जाएगी, 2-2 लाख करके, यानी टोटल आप दोनों मिलाकर जो है 7 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। और 30% की टैक्स स्लैब देखें तो 2,10,000 रुपए तक का बेनिफिट आप ले पाएंगे। लेकिन आपको ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी है, तभी आप जो है, अगर आपको ओनरशिप है, आप को बोरोवर है, दोनों ही को बोरोवर होने चाहिए, तभी आपको ज्वाइंटली फायदा मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो भी को बोरोवर है अगर वो रिपेमेंट नहीं भी करता है और पूरा का पूरा जो लोन रिपेमेंट है वो फर्स्ट होल्डर कर देता है तो भी बेनिफिट दोनों को डिडक्शन का मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे, जिसमें आपको जॉइंट अकाउंट जो भी आपने ओपन करवाया है उसकी डिस्क्लोजर आपको देनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। सीबीडीटी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर आपको डिस्क्लोजर करना है मैंडेटरी, सभी बैंक अकाउंट जो भी आपने इंडिया के अंदर हेल्ड करें, ना ही बैंक अकाउंट, जबकि जो भी जॉइंट नेम्स हैं उनको भी आपको डिस्क्लोज करना रहेगा। बैंक अकाउंट नाम, नंबर, जो भी बैलेंस होगा 31 मार्च को वो, या फिर आईएफसी कोड हो गया, और जितने भी जॉइंट अकाउंट्स के जॉइंट होल्डर्स के जो नाम है वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप फर्स्ट होल्डर है तो बाकी के जो सेकंड एप्लीकेंट है, थर्ड एप्लीकेंट है तो उनके नाम देने होंगे, और अगर आप फर्स्ट होल्डर नहीं भी है तो उस केस में भी आपको उन बैंक्स की डिटेल आपको देनी मैंडेटरी होगी। दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, सेविंग और करंट बैंक के अलावा अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है या लोन अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, तो क्या उनकी भी डिटेल देनी है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन इन बैंक अकाउंट की जो डिटेल है जिसके अंदर जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करी है। जॉइंट अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है इनकम टैक्स के अंदर। तो आज का वीडियो जो है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि जॉइंट अकाउंट रिलेटेड जो थोड़ी सी नॉलेज है वो हम शेयर कर सकें। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि उन्हें भी पता चले कि जॉइंट बैंक अकाउंट अगर वो खुलवाते हैं तो उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी किस पर आती है और किसको जो है फायदा मिलता है, किसको नुकसान हो सकता है। ये सभी बातें आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर करी है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।